नमस्ते संस्कृताय बंधुओं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि मैं यूपीएसआई हिंदी सब्जेक्ट जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं जिनमें, और 40 क्वेश्चनों में 100 अंक का होता है। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको सिलेबस बताया था। सिलेबस में हमने कहा कि मैं टॉपिक वाइज आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, यानी कि जो कंटेंट होता है उसमें उसको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा दोस्तों कि पूरा पहले मैं कंटेंट ना पढ़ाऊं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू कराऊं। तो एमसीक्यू और पीवाईक्यू की दिक्कत आपको नहीं लेनी है। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं यही करता हूं, मैं पहले जब मैटर अपना तैयार करता हूं, यानी कि जैसे मुझको आज हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं अगर हमको पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों, उसके पहले ही मैं, अब आपको मान के चलिए इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद से आज रात लगभग 11 बजे तक मैंने सिर्फ हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के विषय में मैटर तैयार किया है। ऐसा तो अब आप लोगों को एक ही क्लास में सब चीज पढ़ा देना कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसके बारे में मैं एक दिन में तो अवगत नहीं कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि ज्यादा अगर हो जाए अधिक चीज तो दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इसको 2 या 3 वीडियो मान के चलिए, 3 वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, और पीवाईक्यू कैसे पूछता है ये भी मैं बताऊंगा। ज्यादा तो जैसे कि कुछ बातें मैं नोट करूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा, जैसा कि आप लोग हमारी आवाजों पर भी, मतलब कि हमारी वाणी पर भी आप एकाग्रता बनाए रहिए। ये क्योंकि वाणी से जो निकलता है ना, वाणी से जो निकलता है वो आपके जहन में जल्दी उतर जाता है। अब आप कहिए कि मैं जो भी मैं लिखूं वही आप समझे, तो ऐसा नहीं दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप सुनिए, क्योंकि सब चीज ब्लैक बोर्ड पर ही लिख देना तो संभव नहीं है, संभव भी है, मगर अगर आप लोग मेरे वाणी को ध्यान देंगे, अगर भाई आपको सिर्फ शब्द ही देखना है कि हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषा, तो बहुत सी किताबें होती हैं, बहुत सी गाइडें होती हैं, बहुत से मैटर आज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो हम अपनी वाणी को ज्यादा विस्तृत न करते हुए हम हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को लगेगा कि हिंदी क्या है और भाषा क्या है, हिंदी क्या है भैया और भाषा क्या है। अब मैं पहले आपको भाषा के बारे में बताऊंगा, भाषा से मैं अवगत कराऊंगा आपको कि आखिर भाषा क्या होती है। भाई भाषा क्या होती है? भाषा जो है आप समझेंगे भाषा क्या है। ये जो भाषा है दोस्तों, भाषा ये संस्कृत सब जानते हैं। तो संस्कृत से जो भाष धातु होता है, भाष धातु से बना है, ठीक है। क्या है? भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से बना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कहिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ, किसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों? भाषा का शाब्दिक अर्थ। कुछ लिखावट में मेरे जरूर फर्क है, मगर सुधार आ जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही किए हैं। ऐसा तो कभी अभी ब्लैक बोर्ड पे हम पढ़ाए नहीं है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मेरी भाषा अगर आपको समझ में आ रही होगी, ना भी समझ में आ रही होंगी दोस्तों, तो आप मेरी वाणी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने कहा कि भाषा भाष धातु से बना हुआ है। अब भाई जब भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहना या प्रकट करना। क्या होता है जिसका अर्थ? कहना या प्रकट करना। क्या करना भैया? प्रकट करना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने भाषा बताया कि भाषा भाष धातु से बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ है कहना या प्रकट करना। क्या कहना या प्रकट करना? वाणी। अब आप बोलचाल के माध्यम से हमारी भाषाओं को सुनिए। अब हम अगर अपने भावों को किसी के समक्ष भेजना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? भाषा के ही माध्यम से हम उसको बताएंगे। अब लोग कहते हैं कि इशारों से बताया जाता है, कुछ चीज इशारों से बताया जाता है। मेरे भाई अगर उसका भाषा में प्रयोग नहीं हुआ है तो आप उसको इशारों से कैसे बता पाएंगे?
आप उसको इशारों से कैसे बता पाएंगे? अगर मैं कहता हूं कि किसी से इशारे से बोल रहा हूं कि, अब आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब है कि पानी लाओ, मेरा कहने का मतलब है पानी लाओ। मगर भाई अगर भाषा में ना हुआ होता, इस इशारे का मतलब अगर पानी ना शब्द में आया होता, तो क्या आप इस इशारे का मतलब आप पानी समझ लेते? नहीं समझ पाते। इसलिए मैं बताऊंगा कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों से, जिन ध्वनि चिन्हों से, जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों से या जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है या अपनी वाणी को दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। तो भाषा इतना आप समझ गए। अब एक विद्वान आते हैं, एक भाषा वैज्ञानिक आते हैं कामता प्रसाद गुरु। इतना मैं मिटा दे रहा हूं ताकि और कुछ भी मैं लिख सकूं। ठीक है, आप अगर मेरे साथ नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, मैं तो इतना विस्तृत नहीं बताऊं, मतलब इतना है नहीं कि मैं बस लिखाता ही चलूं, क्योंकि अगर आपको लिखा हुआ पढ़ना है तो आप बहुत से पीडीएफ, बहुत से नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब एक कामता प्रसाद गुरु आते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा के विषय में बताते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है? अपने विचार को क्या करता है? अपने विचार को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्टता समझ सकता है। इतनी बात मेरे द्वारा कही गई, आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कहो तो मैं इस परिभाषा को लिखा दूं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाषा की अभी तक मैंने जितना प्रीवियस ईयर देखा, उसमें ऐसा नहीं पूछा कि कोई भाषा की परिभाषा। भाषा से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि सब चीज पेपर में ही पूछा जाए, कुछ आपको ज्ञानवर्धन भी करना है। क्योंकि भैया अब आप दरोगा बनने जा रहे हैं, यूपीएसआई की जब परीक्षा आप पास करेंगे तो आपको ज्ञान सब चीज होना चाहिए ना दोस्तों। तो मैं अब भाषा के बारे में बता दिया, भाषा के विषय में अब आगे मैं व्याख्यान करूंगा। उसके पहले अब मैंने भाषा की चर्चा आपसे कर ली, अब बची हिंदी बेचारी, इसी को तो हमको पढ़ना है। अगर मैं इसके विषय में आपको नहीं बताऊंगा तो आपको क्या लगेगा? कुछ बताया नहीं, भाषा बता दिए। अब हिंदी को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक दिया गया है मैं उसी टॉपिक को आपके सामने व्याख्यान रूप में प्रस्तुत करूंगा। मैंने भाषा को बताया, अब मैं हिंदी को बताऊंगा, उसके बाद मैं भारतीय भाषा को बताऊंगा। अब भारतीय भाषा क्या? जो संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैं हिंदी के बारे में बताता हूं कि हिंदी क्या है। मेरी बात आप सुनिए, समझिए। अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तब तो कुछ फायदा है। अब कहो कि सिर्फ लेक्चर देखें और कुछ ना करें तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब हिंदी क्या है भैया? हिंदी जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। कह तो गजब बता दिए भैया, हमारे फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, क्या है हिंदी? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? जब हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, आपने जाना। अब पूछेंगे कि किस परिवार की है? अब क्योंकि इस भाषा का भी विभाजन हुआ है। भाषा का विभाजन दो रूपों में हुआ है। एक तो हुआ है आकृति मूलक और एक हुआ है पारिवारिक मूलक। अब आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक में जो उसके भी विशेष वो हैं, मगर अगर आपको पूछा जाए तो
जो भाषा है ना, ये हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। इसका विभाजन हुआ है, तो इसका विभाजन अगर हम बताने लगेंगे तो उसमें 1 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। वियोगात्मक भाषा है, ठीक। अब कहो कि ये किस परिवार से विकसित हुई हिंदी भाषा, तो जो हिंदी भाषा है ये भारोपी परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। भारोपी परिवार की भाषा है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब आपको फारसी भाषा, वियोगात्मक भाषा, भारोपी परिवार की भाषा, इतना समझ में आ गया। जो संस्कृत है ना वो संयोगात्मक भाषा है, ठीक है। अब क्योंकि उसमें होता है रामा, अब रामा का जैसे वहां शब्द हुआ राम, इस प्रकार संयोगात्मक जो है वियोगात्मक भाषाएं हैं। तो ये भारोपी परिवार की भाषा, इतना भी हमने बताया। अब क्या है भैया, अब आप कहेंगे कि भैया हिंदी के विषय में और कुछ बताओ, तो मैं बता रहा हूं, 2 पॉइंट और लिखो। 10 जनवरी को क्या होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मनाया जाता, ठीक है। अगर मेरी भाषाएं आपको ना समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से कहेंगे, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करूंगा। तो जैसे कि हमने बताया कि जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब भैया इतना बताने के बाद मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो हुआ विश्व की बात, ये कहां की बात हुई? विश्व की बात। मगर अब पूछा जाए अगर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। अब कब से मनाया जा रहा है? 1949, ठीक। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मैं हिंदी का विकास क्रम मैं बता दे रहा हूं, मगर जब मैं विस्तृत व्याख्यान करूंगा दोस्तों, तब वहां मैं और आपको एकदम सरलता से बताऊंगा। इतना क्या है कि आप लोग कहेंगे कि अब हिंदी का विकास कैसे हुआ। अब हिंदी का विकास मैं इसको विस्तृत बताऊंगा, मगर एक प्रश्न हमेशा पूछता है, लगभग मैं जब भी देखा हूं अन्य एग्जामों में, कि वो पूछता है कि विकास क्रम इसका क्या है। तो इसका जो विकास क्रम है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, कहीं अवहट्ट भी मान लेते हैं और हिंदी मानते हैं। क्या क्या मानते हैं भैया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट कुछ मानते हैं, सभी नहीं मानते। अवहट्ट के बाद एक हिंदी, वैसे कहा जाता है कि जो हिंदी है वो भ्रंश से आई है, अपभ्रंश से। अवहट्ट का कहीं नाम नहीं आता, लेकिन विकास क्रम की दृष्टि से कुछ विद्वान मानते भी हैं। तो इतना आप नोट करेंगे। इतना नोट करने के बाद आपको मैं आगे विषय के ले चलूंगा। आगे का विषय क्या है मैं आपको बता देना। अब देखिए, हिंदी की उत्पत्ति और विकास मैं बताऊंगा। जब हिंदी की उत्पत्ति और विकास, तो इसमें मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो अब समय लगने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूंगा, उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम हो सकता है मैं बनाते वक्त वीडियो को रोक दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको लाइव कंटेंट दे रहा हूं,
मैं आपको रिकॉर्डेड माध्यम से कंटेंट दे रहा हूं, कंटेंट आप पा रहे हैं, बस यही है कि कंटेंट आप पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लाइव में कुछ और अलग सिखाया जाता है। मित्रों, आप लाइव में क्या करते हैं, बस उनके संग संग पढ़ते हैं, क्या वो बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ठीक है। मगर मैं अभी तो रिकॉर्डेड माध्यम से कुछ समय बाद संभव हो सकेगा तो आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। तो इतनी बात आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यानी कि मिटा रहा हूं, ठीक है। 2-3 पॉइंट बनाने के बाद बताने आपको और सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति जब मैं बता दूंगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ है, तो यहीं तक आज हमारी वीडियो रहेगी। इतना मैं एक डायग्राम के माध्यम से जब मैं आपको बता दूंगा तो ये हमारी वीडियो रहेगी। अब उससे पहले मैं आपको 2-3 कंटेंट और बता दूं कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। इसी को आर्यों की भाषा कहते हैं। इसी संस्कृत को आर्यों की भाषा कहते हैं। किनकी भाषा? आर्यों की भाषा। अब आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ जो है ये श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ। यानी कि जब संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जो लोग बोलते थे उनको आर्य कहा जाता था। आर्य का मतलब यही कि श्रेष्ठ। वो क्या थे भैया? श्रेष्ठ थे। अब श्रेष्ठ थे तो अगर मैं पूछूं कि हिंदी की आदि जननी मत कहना, आदि जननी, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। एक प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है, मैं बता दे रहा हूं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आप जानेंगे इसे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मित्रों? स्वयंभू को। किनको? स्वयंभू को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं एक डायग्राम बताता हूं कि आखिरकार हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति को मैं बताता हूं, उसके पहले आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं ब्लैक बोर्ड के सामने रहता हूं, तो उसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। वैसे जब मैं बोल रहा होता हूं तब आप इसको लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको हिंदी की उत्पत्ति बता रहा हूं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, कल से मैं साहित्य के 2 चैप्टर लाऊंगा। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि मैं साहित्य को इस तरह करूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि मैं साहित्य हमने पढ़ा कभी। मैं जब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देता रहूंगा, इसी के माध्यम से मैं आपको साहित्य, अब आप समझ लीजिए, जो अभी हम बता रहे हैं भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, अभी तक हमने जितने प्रीवियस ईयर देखा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन। अब 3 से 4 क्वेश्चन आने का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन के 2.5 अंक ना। तो अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने अंक होंगे? तो आप लोग बताएं। इसके माध्यम से आपको यह समझना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास हमको यहां लिख देना चाहिए था। हिंदी
भाषा की उत्पत्ति और विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। ठीक, अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ? अगर हम अभी यही लिखा रहे होते, क्योंकि अभी फाइनली मैं आज दूसरा दिन है जो मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसके पहले तो मैंने सिर्फ अध्ययन किया है। तो आपको अब मैं बता दे रहा हूं, प्राचीन भाषा क्या थी? प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत थी ना। अब भाई जब संस्कृत थी तो जो लोग संस्कृत नहीं अच्छे से बोल पा रहे थे, अब किसी किसी को कहा, अगर बोलने को कहा जाएगा कि आप कहिए तस्य लोपा, कह लेंगे, मानता हूं। अगर कहा जाए कि कहो ईचू यसा नाम तालू, तो मतलब इतने क्लिष्ट शब्द हैं तो सब लोग नहीं बोल पाते ना। तो जब सब लोग नहीं बोल पाते तो हिंदी का विकास, मतलब संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत का विकास कैसे हुआ? भारतीय आर्य भाषा, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा क्या है? मध्यकालीन भारतीय, यहां भा जो लिखा आपको समझ में आ रहा होगा, इसका अर्थ होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब यहां भी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, अब इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहो कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। अब भैया इसका भी विकास हुआ, इसका भी विकास हुआ। इसका जब विकास हुआ तो वैदिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत जब हुई, कहा कि वैदिक संस्कृत का समय क्या है और लौकिक संस्कृत का समय क्या है? वैदिक संस्कृति का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृति का समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब कहें कि भैया आपका जो बताना था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में फर्क क्या है, अंतर क्या है? लौकिक संस्कृति जो थी भैया ये वेदों की भाषा थी। क्या थी? वेदों की भाषा। वेदों की भाषा सबके बस की बात नहीं है वेदों की भाषा पढ़ लेना। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब जैसे वैदिक भाषा की बात करें, उपनिषद की एक पंक्तियां मैंने उस दिन आपको सुनाई थी, ओम ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। उसमें जो है ऐसे भी कहते कि ओम ईशावास इदम सर्वम गुण। अबे भैया उसमें गुण कहने का मतलब होता है, ये वैदिक संस्कृति में होता है, कहीं गुण कहा जाता, कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे जब मंत्रोच्चार कोई हाथ से ऐसे करता, कोई ऐसे, मतलब कि बहुत ही उसमें वो होता है। कभी मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ वेदों की भाषा। वेदों की भाषा आप जानते होंगे कि वेद हैं कितने? 4। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4 हैं। अब सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है वही क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हुए। अब आपने फाइनली समझ लिया होगा कि वैदिक संस्कृति क्या है। अब यही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लौकिक संस्कृति क्या है। लौकिक संस्कृति, अब आपने आदि महाकाव्य सुना होगा। क्या सुना होगा? आदि महाकाव्य। आदि महाकाव्य। आदि महाकाव्य क्या है? वाल्मीकि जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रामायण लिखे हैं। रामायण, रामायण। ठीक, यही रामायण जो है आदि महाकाव्य है। इसके जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि, ठीक, वाल्मीकि आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब यहां तक हुई। अब इसके बाद वाल्मीकि के बाद भास, कालिदास, अश्वघोष, जितने भी बाणभट्ट आदि जितने भी संस्कृत के आचार्य हुए, लेखक हुए, सब आते हैं किसमें? लौकिक संस्कृति के अंतर्गत।
वैदिक संस्कृति के अंतर्गत तो वेद, उपनिषद आदि जो है वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब आपने फाइनली इसको समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विषय। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत, इसको क्या कहते थे? प्राकृत कहते थे। प्राकृतिक कहते थे तो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। ठीक। अब प्रथम प्राकृत में क्या है? पाली है। प्रथम प्राकृत में क्या है? पाली है। अब पाली किसकी भाषा थी? पाली किसकी भाषा थी? बुद्ध को आप जानते हैं ना, बुद्ध की भाषा थी जिसमें बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। अब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि बुद्ध ने अपना जो क्या कहा हमने उपदेश दिया था, कहां दिया था, किसको दिया था? अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब ज्ञात ना होगा तो ऐसा भी नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, तमाम चीज सोशल मीडिया पर मिल रही है, तो आप सोशल मीडिया से भी पता करके कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, क्योंकि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना है। तो आप ये सब पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। और द्वितीय प्राकृत क्या है? द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत प्राकृत आती है। अब इसमें प्राकृत में क्या है? महावीर स्वामी को आप जानते होंगे, महावीर स्वामी की यह भाषा है प्राकृत ना। समझ में आ रही है मेरी बात? बताओ राजकुमार, आ रही है कि नहीं मेरी बात? ठीक है। तो तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत क्या है? अभ्रंश। अभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। जब ये बिगड़ा हुआ रूप सबको पढ़ने में बड़ा मजा आया, तो इसी से क्या हुआ? हिंदी का विकास हुआ। अब हिंदी का विकास क्रम हमने आपको इससे पहले बताया था, तो आपको जब पूछा जाएगा हिंदी का विकास क्रम तो आप यही बताएंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ठीक। इतना बताने के बाद मैं अब चाह रहा हूं, हमारी सुनने की जल्दी पड़ी है, मैं क्या बताऊं। अन्य मित्र हमारे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा बोलते हैं, अब इनको मैं क्या ही बताऊं। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब प्राचीन हिंदी जो है इसको मिटा दे रहे हैं। प्राचीन हिंदी, इसका जो समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी है। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक ही सही है। और अगर ऊपर जाना है तो मैं कहता हूं कि आपके एग्जाम के लिए जो उपयोगी है मैं वही बताऊंगा। अब ज्यादा विस्तृत व्याख्यान करने से क्या ही फायदा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से अब तक। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। मैं अब इसको कहो तो मिटा दूं। अब जैसे राजकुमार भैया बता रहे थे कि इनको मैं शायरी सुना दूं। आज मैंने एक गलती की कि मैंने शुरू में मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि मैं तथ्यगत बता दे रहा हूं कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा संस्कृत एमए से है, हिंदी भी। उसके बाद अब आपको मैं मंगलाचरण हमेशा होता है, देखिए एक तो शुरुआत में होता है, एक मध्य में होता है, एक अंत में होता है। तो मैंने ना शुरुआत में किया ना मध्य में किया, मैं अंत में कर दे रहा हूं। अंत में क्या कहूंगा, अति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, अति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वा पर्वतो यनिधिवग्रह, स्थिता पृथिव्या युमान दंडा। अब जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे वो तुरंत इसको जान जाएंगे कि कुमार संभव महाकाव्य का ये मंगलाचरण है, जो कुमार संभवम कालिदास की रचना है। ऐसा भी है, आपको इतिहास में भी पूछ सकता है कि कुमार संभवम किसकी रचना, एक लेखक और रचना के अंतर्गत आता है। तो इसके माध्यम से ऐसा नहीं कि मेरा मंगलाचरण सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको व्याख्यान ज्यादा बड़ा कर रहा हूं, नहीं, इससे आपको एक प्रश्न भी मिल गया। अब आपने कालिदास को जान लिया, कालिदास का कुमार संभव जान लिया, कुमार संभव में ये भी जान लिया कि कुमार संभव महाकाव्य है। अब ये भी जान लिया कि उसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। तो हम बता दे रहे हैं राजकुमार भैया बहुत अथवाए हुए, इनको मैं शायरी सुना के अपनी वाणी को विराम चाहता हूं कि हालातों को तुम्हारे हम बदलेंगे। अब इनको तुरंत सुनाना होता है, हमको
आंसू कवि कहते हैं, जो कि मैं ऐसा हूं नहीं। अब इनको तुरंत सुनाना पड़ता, मैं सुना दे रहा हूं कि हालातों को तुम्हारे मैं बदलूंगा, आज नहीं तो कल बदलूंगा। कि हालातों को तुम्हारे मैं बदलूंगा, आज नहीं तो कल बदलूंगा। जैसा सोच रहे हो वैसा ही करेंगे, जैसा सोच रहे हो वैसा ही करते जाएंगे, जैसा सोच रहे हो वैसा ही करते जाएंगे। विश्वास रखो तुमको दरोगा हम ही बनाएंगे, विश्वास रखो तुमको दरोगा हम ही बनाएंगे। तो अब यहीं पर मैं वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को नमस्कार संस्कृताय। सब मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट को अच्छे से पढ़िए। अगर जिनको लगता है कि मुझको PYQ या MCQ चाहिए, तो मैं अपने जब पढ़ा रहा हूं, अगर आपका कंटेंट एकदम तैयार है तो आपको क्वेश्चन चाहे जहां से भाई पूछा जाए आप बता देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हमको बस प्रश्न उत्तर कराइए, तो भाई प्रश्न उत्तर करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मगर अगर आपको ज्ञात है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसका समय, तो आपको अभी पूछ लिया जाए कि वैदिक संस्कृति का समय क्या है, ठीक है, तो आप बता देंगे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब यही 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व दे दिया, पूछा जाए कि यह किसका समय है? हा? अगर आपका कंटेंट तैयार है भैया तो आप क्वेश्चन जितने प्रकार से बनाना चाहेंगे बना लेंगे। अब कहो कि बस मैं प्रश्न और उत्तर तैयार करूं, इससे कुछ होने वाला, भाई अब इतना कंपटीशन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में मेरा जो व्याख्यान रहेगा वो रहेगा किस पे, आपको बता दे रहा हूं इसी क्लास के माध्यम से, कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास। किससे? अपभ्रंश से। किससे भैया? अपभ्रंश से। इस अपभ्रंश से कैसे हिंदी भाषा का विकास होगा, और इसके भेद और प्रभेदों की मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद हिंदी भाषा उपबोलियां और भारतीय संवैधानिक, मतलब भारत के संविधान में भारतीय भाषा की क्या स्थिति है, इस सब के बारे में मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगा। हो सकता है मैं हमारा जो भाषा विज्ञान, मतलब हिंदी भाषा का जो विषय है, ये 2 क्लास में या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक दिन अलग से क्लास लूंगा उसके लिए, क्योंकि इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं मैं उसका भी आपके समक्ष व्याख्यान करूंगा। तो नमस्कार संस्कृताय बंधुओं, सभी को नमस्कार।